हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो हमारा ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर चल रहा है काइनेमेटिक्स का, उसका ये पार्ट नंबर 8 है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो एसेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, लाइक आप लोगों ने वर्टिकल मोशन लिखी थी कि जगह हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस सिचुएशन में किस तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज़ को फेंकते हैं तब कैसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी। तो उन चीज़ों के बिहाफ पे जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बलून वाले क्वेश्चंस थे, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर पर्सन बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, फिर वो कितने टाइम बाद नीचे की तरफ आएगी, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में कवर कराए थे। आज जो ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी, अब से हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अपने जो ग्राफ होते हैं कि ग्राफिकल फॉर्मेट से किसी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि देखो, ग्राफ बनाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी चीज़ में, एक डायग्राम में रिप्रेजेंट की जा सकती है। अदरवाइज हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो डायग्रामेटिकली ग्राफ फॉर्मेट में हम जब इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड कर पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। शुरुआत में लगते हैं कि ग्राफ सर बहुत अजीब से हैं, ग्राफ से इन्फॉर्मेशन पढ़नी नहीं आती है, बट धीरे धीरे जब आप ग्राफ को रीड करना सीख जाओगे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ, वाकई में कि रियलिटी में कि ऐसा था कि हाँ, हमारे पास ग्राफ से इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाना बहुत ईजी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ हमें बता देते हैं। रियल लाइफ में भी बहुत जगह यूज़ होते हैं। जैसे किसी भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसका फिर एनालिसिस किया जाता है कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने सही हुए। तो उस चीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वहाँ पे। या इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग करता है हमारे यहाँ जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी जो है। तो वेदर फोरकास्टिंग के टाइम पे बहुत सारे ग्राफ रिलीज़ किए जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे आपको बहुत सारी वैरायटी के ग्राफ मिल जाएंगे, है ना। इंडिया का जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चलता है, उनको भी ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी फील्ड हो आपके पास, मैकेनिक्स वाला फील्ड हो, इंजीनियरिंग वाला फील्ड हो, वेदर फोरकास्टिंग वाला फील्ड हो, हर जगह पे ग्राफ की अपनी इंपॉर्टेंस ज़रूर होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राफ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास। तो काइनेमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं उनसे शुरू करेंगे। लगभग 3 से 4 क्लास आपकी जो नेक्स्ट अब आएंगी वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड ही होंगी, ठीक है भाई। तो ग्राफ की बहुत सारे आपने क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी खोल के देखी हो चैप्टर नंबर 3, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर बेस्ड ही दे रखे हैं। तो किस क्वेश्चन को किस टाइम पे कराना है, कैसे कराना है, मैं अपने आप उसको करा दूंगा। तो आप लोगों का मेन काम ये है कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझो और क्वेश्चन जिस सिक्वेंशियल ऑर्डर में कराए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी फिर बिल्कुल भी, ठीक है भाई। तो चलो, तो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो क्वांटिटीज़ का। हम 3D ग्राफ की बात नहीं करेंगे, हम 2D ग्राफ पे ही बाउंड रहेंगे, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज़ को अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं बाय यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी मैंने दो एक्सिस ले ली 2 डायमेंशनल में, अगर मैं किसी ग्राफ को बना रहा हूँ, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दो क्वांटिटीज़ को, तो उनका वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। अब ग्राफ बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, ठीक है भाई। तो हमारा मतलब फिलहाल सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रहेगा। बाकी के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, उनकी कहानी आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ की पूरी कहानी जान लेंगे अच्छे से, और इनके ऊपर बेस्ड जो हमारे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जो शुरू होता है वो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो फर्स्ट पार्ट है, देखो मैंने क्या करा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनाया, ये पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको नज़र आ रही होगी। इसका क्या मतलब है? देखो बहुत सिंपल सी बात, जब टाइम स्लॉट 0 था तब ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंच चुका था। मान लो आपके घर से कोई किसी आपके फ्रेंड का घर है ना, तो आपके घर से किसी आपके फ्रेंड का घर है, उसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन है कि हाँ वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। टाइम स्पेंड होते गया, तो ये ग्राफ ये कह रहा है जब टाइम स्पेंड होके कुछ 5 सेकंड हो गया लगभग, तब भी डिस्टेंस उतनी ही है। टाइम स्पेंड होके 10 सेकंड हो गया, तब भी डिस्टेंस उतनी ही है। टाइम स्पेंड होके 15 सेकंड हो गया, तब भी डिस्टेंस उतनी ही है। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है भाई। मान लो कि यहाँ पे 10 वैल्यू लिखी है उस जगह पे, तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पर है शुरू से लेके अब तक। टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो स्पेंड होता जाता है। तो टाइम स्पेंड होता जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी है? चेंज नहीं हो रही। मुझसे वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पे था पहले भी, और 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद मैंने देखा अब भी वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर ही है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है? वो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में है। वो बॉडी कैसी है? रेस्ट में है।
तो यू मस्ट नो दैट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मेरे को दे रखा है और ऐसे पैरेलल लाइन आ जाती है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो उससे क्या समझ में आता है इसको रीड करके कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, उसमें मोशन ही नहीं है, यानी वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात होती है। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट वैरायटी हमारे पास कौन सी हो सकती है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए बट ओरिजिन से पास होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है अभी किसी एक्सिस के, तो उसका मतलब देखो यहाँ क्या समझ में आता है कि स्टार्टिंग में टाइम जीरो तो डिस्टेंस जीरो, टाइम स्पेंड होके कुछ 5 सेकंड हो गया है ना, तो यहाँ पे सपोज 5 सेकंड का टाइम हो गया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस हमारी चेंज हो गई, कितनी हो गई, सपोज 10 मीटर की डिस्टेंस हो गई, टाइम स्पेंड होके 10 सेकंड का हो गया, टाइम हो गया 10 सेकंड, डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 20, है ना। उसके बाद सपोज टाइम इंक्रीज होकर 15 सेकंड का हो गया। मैं इक्वल इंटरवल चेक कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को समझाना और समझना आसान हो जाए। कितनी डिस्टेंस हो गई, सपोज 30। तो अब ध्यान से देखो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो उसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, यानी 10-10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो ऑब्वियसली बात है चल तो रहा है यहाँ ये पार्टिकल, अब की बार रुका हुआ नहीं है। अब बात ये आती है कि चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा या नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा होगा। तो इसको देख के ग्राफ को ये समझ में आया कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 5-5 सेकंड का इंटरवल है, और जो डिस्टेंस में इंक्रीमेंट है वो भी इक्वल वैल्यू का है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है इक्वल टाइम में। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है। अगर आपको कभी किसी सिचुएशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो और वहाँ तुम्हें समझ में आए कि उस पर्टिकुलर बंदी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो उस सिचुएशन में तुम कैसा ग्राफ बनाओगे, इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओगे। अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चंस बड़े क्रिटिकल होते हैं, वहाँ पे तुम्हारा दिमाग कितना चलता है उस पर डिपेंड करेगा, इन चीज़ों को रटने से इतना काम नहीं चलेगा। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह का आ रहा है तो उसको रीड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कि टाइम इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, तभी तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आया। नहीं तो ये ग्राफ या तो ये यूं मुड़ जाता, नहीं तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाता। तो अगर ये टिल्टेड ग्राफ होता तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड थोड़ी ना होती, फिर नॉन यूनिफॉर्म होती। उसको भी दिखाऊंगा कैसे होती है वो, क्योंकि वो भी हमारे यूज़ आते हैं 11th में। 9th में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ा करती थी, बट 11th में तो हमें वो कर्वेचर वाले ग्राफ भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़ स्लोप की बात कर लेते हैं कि हमारे पास फिर से मैंने इसी ग्राफ को कॉपी करके बनाया है, मुझे स्लोप समझानी है तुम्हें। तो स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि सपोज t1 टाइम इंटरवल पे जो डिस्टेंस कवर हुई है वो x1 है और t2 टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस कितनी है, x2 है। तो ये जो एंगल है इस पर्टिकुलर लाइन का, चाहे आप यहाँ से थीटा मान लो, चाहे आप इस वाले को थीटा मान लो, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है, सारे सेम ही तो होंगे। लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है तो सारे थीटा बराबर होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो ये मेरी जो गैप है ये क्या है, ये t1 से t2 तक का टाइम इंटरवल है, तो ये t1 माइनस या t2 माइनस t1 की वैल्यू हो गई। और ये वाला गैप कौन सा है, ये मेरा डिस्टेंस का गैप है, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। भाई बड़े वाले डिस्टेंस x2 है, नीचे डिस्टेंस x1 है, तो ये गैप हो गया x2 माइनस x1 का। तो मैंने क्या करा, मेरे को एक फॉर्मूला याद आया स्पीड का, तो मेरे को पता लगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो डिस्टेंस कितनी है इस इंटरवल में, तो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और टाइम स्लॉट कितना है, सर टाइम स्लॉट है t2 माइनस t1। अब ज़रा ध्यान से सोचो, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ और मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या होता है, टेन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है। अब आपने टेन थीटा निकाला, टेन थीटा मतलब उस पर्टिकुलर ग्राफ की स्लोप, क्योंकि किसी भी ग्राफ में अगर स्लोप निकालनी होती है ना मैथमेटिक्स में, तो ग्राफ क्या कहता है कि आपका वो ग्राफ, वो जो भी लाइन आ रही है वो उस एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसका अगर आपने 10 चला दिया तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, स्लोप कहा जाएगा। ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर ग्राफ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो टेन थीटा हमारे पास आया, इस टेन थीटा को क्या बोला, स्लोप बोला। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारे पास एक्सटी ग्राफ होता है उसकी स्लोप से क्या मिलता है, हम लोगों को स्पीड मिल जाती है। तो एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या प्रोवाइड कराएगी, स्पीड प्रोवाइड कराएगी। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सिंपल सा ये है कि किसी भी ग्राफ की अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता ना, कर्वेचर होता, तो ये एंगल हर पॉइंट पे चेंज हुआ करते। इसको भी दिखाऊंगा। फिर स्लोप कांस्टेंट नहीं होती आपकी, मतलब इस
जो स्लोप है वो चेंज होने वाली स्लोप हो जाती, बार बार वेरिएबल स्लोप हो जाती। यहाँ तो आपके पास एंगल कांस्टेंट आ रहा है, एंगल कांस्टेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड कांस्टेंट है, हमने यही पढ़ा है स्पीड कांस्टेंट है। बट अगर ग्राफ आपका कर्व के फॉर्मेट में बन जाए तो वहाँ पे अलग अलग एंगल बनेंगे हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड आएगी, इसलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बोलते हैं। तो अभी तक तो बहुत सिंपल सी बातें आई थिंक 9th क्लास में बताई जाती हैं यहाँ तक की बातें तो ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट हो गए हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मेट मेरा क्या है, इस तरह का मैंने ग्राफ बनाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया। अब इस चीज़ को मैं कैसे समझूंगा, मेरे पास 2 एनालॉजी हैं। नीचे वाला जो एंगल वाला सिस्टम है इसको तो समझाऊंगा बाद में। अब ज़रा एक बात ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा टाइम इंटरवल मान लेता हूँ, इतना सा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मान लिया और चेक करूंगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। देखो इतना सा ये टाइम इंटरवल मान लिया जो आपको टाइम एक्सिस पे नज़र आ रहा है ना, तो ये छोटा सा टाइम इंटरवल हो गया। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी डिस्टेंस है इतनी, इस टाइम पे डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, तो डिस्टेंस कवर हुई इतनी सी। तो इतने से टाइम इंटरवल में इतनी सी डिस्टेंस कवर हुई है, इतनी बात समझ में आ रही है। छोटा टाइम इंटरवल, छोटी सी डिस्टेंस, ओके। अब टाइम इंटरवल में इतना ही रखूंगा, टाइम इंटरवल चेंज नहीं करूंगा। तो मैंने कि थोड़ा सा ग्राफ की लोकेशन अलग दिखा दी, यहाँ पे मैं दोबारा से चेक करने वाला हूँ सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो लगभग सेम टाइम इंटरवल रखने की कोशिश करेंगे, तो लगभग उतनी ही लेंथ मैंने रखने की कोशिश करी। अब की बार डिस्टेंस देखते हैं ज़रा, क्या अब की बार डिस्टेंस जो आई है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आई है, नहीं आई है भाई। सेम टाइम स्लॉट हैं ये दोनों इंटरवल, मान लिया 2-2 सेकंड के टाइम इंटरवल हैं। पहले 2 सेकंड में वो मान लिया 5 मीटर चला, फिर नेक्स्ट में जो बाद में मैंने 2 सेकंड का टाइम इंटरवल एक कॉल लिया उसमें वो 15 मीटर चल रहा है। तो यहाँ पे शुरू के 2 सेकंड में वो 5 मीटर चला, नेक्स्ट में अगले 2 सेकंड में वो क्या चल रहा है, अगले 2 सेकंड में 15 मीटर चल रहा है। क्या आपको डिस्टेंस साफ साफ ग्राफ से नज़र आ रही है ना। यानी टाइम आपके पास, टाइम तो इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस पहले यहाँ पे कैसी थी, कम थी, बाद में डिस्टेंस कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी शुरुआत में वो पहले 2 सेकंड में 5 मीटर चला करता था, कुछ देर के बाद जब देखा गया फिर से 2 सेकंड में देखा गया तो उन 2 सेकंड में उसने 15 मीटर चला, तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो उसकी स्पीड में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ में आता है कि हाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी एसेलरेटेड मोशन है। और ये एसेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म एसेलरेशन तो आपने यहाँ पे पढ़ा ही था भाई, स्पीड तो यहाँ पर भी हमारे पास इंक्रीज हो रही थी ना, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमारे पास था, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट स्पीड थी, तो यहाँ पे एसेलरेशन नहीं था। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, हर इंटरवल में आप देख लो, कोई भी इंटरवल देख लो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। बट यहाँ वाले केस में स्पीड में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि शुरू के 2 सेकंड में वो मान लिया 5 मीटर चला, नेक्स्ट में 2 सेकंड में वो 15 मीटर चला। तो आपको नज़र आ रहा है लेंथ सही ग्राफ की, इससे पहचान लो। तो उसका मतलब टाइम के साथ साथ जो उसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होती जा रही है। स्पीड में इंक्रीमेंट होता है तो कैसा मोशन होता है, एसेलरेटेड मोशन होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कभी बनाना पड़ा तो उस सिचुएशन में एसेलरेटेड मोशन कैसे शो किया जाएगा, इस तरह से इंक्रीमेंट ऑर्डर में मैं शो करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से शो किया जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, ये तो मैंने आपको कि स्पीड इंक्रीज हो रही है ये आपको नॉर्मल तरीके से बताया। मैथमेटिकल कैसे देख सकते हो उस बात को, अब देखो मैंने 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ए मान लिया इस जगह पे, एक पॉइंट बी मान लिया। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी। आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसने टाइम एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाया है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आया कि सर थीटा 2 की वैल्यू साफ साफ समझ में आ रही है, थीटा 1 से ज़्यादा है, तो 10 चला दो इन दोनों के ऊपर, तो 10 थीटा 2 10 थीटा 1 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 10 थीटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 10 थीटा मतलब स्लोप, तो स्लोप ज़्यादा है किस वाले पे, बी वाले पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी, ए वाले पॉइंट की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हो ना 10 थीटा, अगर एक्स टी ग्राफ का 10 थीटा होता है, स्लोप होती है, तो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्पीड रिप्रेजेंट करती है। तो यानी बी पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा है, ए पे कम है, यानी पहले कम स्पीड थी बाद में ज़्यादा हो गई, इसका मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है भाई। तो हाँ इस तरह का ग्राफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज हो रही है यानी एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा, उल्टा हो गया, अब की बार ग्राफ ऐसे बना दिया। अब इस केस में कैसे समझूँ भाई मैं, इस केस में स्लोप से समझते हैं, स्लोप ज़्यादा आसान होती है हमेशा।
देखो मैंने क्या करा, स्लोप से समझता हूँ, 2 पॉइंट पे मैं एंगल बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा वो लगभग ऐसी आएगी, है ना, कुछ इस तरह से। अंदाजे से ड्रॉ करनी है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट तो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे θ1 एंगल बना। फिर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने की सोची। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने की सोचूंगा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब की बार जो स्लोप आएगी कुछ इस तरह से, देख रहे हो ना, दोनों में फ़र्क दिख लेना किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पे स्लोप आई है ये θ2। आप साफ साफ देख लीजिए कि जो θ1 का एंगल है भाई, यहाँ पे से अगर कोई चीज़ गिराई जाएगी तो वो चीज़ जल्दी नीचे आ जाएगी, क्योंकि स्लोप ज़्यादा नज़र आ रहा है, झूला बहुत स्टीप है ना। यहाँ पे जो कोई चीज़ गिराई जाएगी थोड़ा टाइम लेगी ऑब्वियसली आने में, क्योंकि यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आया कि सर θ1 की वैल्यू ज़्यादा है θ2 से। उसका मतलब क्या हुआ, tan θ1 ज़्यादा हुआ tan θ2 से। अब θ1 वाला एंगल कहाँ पे था, ए पॉइंट पे था। तो उसका मतलब हमें पता है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, tan θ1 मतलब स्लोप। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है रिप्रेजेंट करती है स्पीड को। तो उसका मतलब ए पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी पॉइंट के कंपैरिजन में। तो उससे समझ में आया कि जैसे जैसे ये आपका पर्पल वाला ग्राफ ऐसे बनाया मैंने, तो ए पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा थी, बी पे स्पीड कम हो गई। तो अगर ग्राफ यूं जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसका मतलब स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी रिटार्डिंग मोशन है। समझ में आ गई ना बात। तो ये ध्यान रखना कि अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ बना हुआ है ऐसे, और वो ग्राफ यूं जा रहा है इस तरह से झूलते हुए, ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा सा भी यूं जा रहा है, तो वो ग्राफ का मतलब क्या है कि आपका टाइम के साथ साथ जो स्पीड का है, स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है। अभी कैसे पता लगा, ये इस तरह के एंगल बना के पता लगा। 2 पॉइंट पे आपने एंगल बनाया, यहाँ पे ज़्यादा स्टीप करवाया, स्टीप करवाने का मतलब ढलान ज़्यादा है, यहाँ पे ढलान कम है। तो θ1 θ2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी या ए पॉइंट पे स्पीड बी पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाली है। तो इसका मतलब जैसे जैसे इस ओ से ए पे गया तो स्पीड ए पे तो ज़्यादा थी, फिर ए से बी पे जाने पे स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। दैट मीन्स टाइम के साथ साथ स्पीड में डिक्रीमेंट होता जा रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा बनाया तो उसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, और अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बनाया तो उसका मतलब स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीमेंट वाला हो गया, और ये वाला ग्राफ कैसा हो गया, स्पीड डिक्रीमेंट वाला हो गया। होप कि कुछ रिजल्ट समझ में आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, 11th में यही लॉजिक है, यही तुम्हें आना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम का यही है। ठीक है, चलो अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल ग्राफ कौन से हो सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही पढ़ा रहा हूँ मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो स्टार्ट ही नहीं करा अभी। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसे लाइन खींच दी डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल, तो उसका मतलब क्या है, टाइम रुक गया एक जगह पे और डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसा हो सकता है क्या, अब टाइम रुक जाए एक जगह पे, तुम्हारी घड़ी में 9 बज गए है ना, और आप कह रहे हो कि वो आपकी घड़ी रुक गई, बट टाइम रियलिटी में कहीं पे थोड़ी ना रुकेगा। तो टाइम एक जगह पे 5 मिनट का या 5 बज रहे हैं, ठीक है, और लगातार डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यहाँ पे आप एंगल भी देख लो, 90 का एंगल बन रहा है, जब 1090 चलाओगे तो कितनी स्पीड आएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट करती है ना, इनफाइनाइट स्पीड आएगी। क्या इनफाइनाइट स्पीड कभी पॉसिबल है ना। आज तक तो यही मानते आ रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से, तेज स्पीड से नहीं चल सकता। और बेचारी लाइट की स्पीड भी वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। इससे तेज स्पीड आज तक किसी ऑब्जेक्ट की है नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी तो अभी तक यही कहती है। तो यहाँ तो इनफाइनाइट आ गए, तो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ग्राफ है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, ऐसा ट्रायंगल बना के दे दिया तो ये भी नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये कह रहा है कि भैया टाइम के साथ साथ पहले तो डिस्टेंस इंक्रीज होती गई है ना, उसके बाद टाइम बढ़ता गया, डिस्टेंस कम हो गई। अब एक बार बताओ कि आप अपने घर से, आप यहाँ पे थे, ठीक है, आप इस जगह पे थे, आप चल के इस जगह पे पहुँच गए, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन मान लिया रिप्रेजेंट हो गया, और आप चल के ये कुछ x मीटर यहाँ पे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप चले, अब यहाँ से तुम कहीं पर भी हिले, चाहे तुम पीछे की तरफ गए चाहे तुम आगे की तरफ गए, डिस्टेंस तो वो भी काउंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या बोल रहा है, उसके बाद ये डिस्टेंस लगातार कम होता गया और कुछ टाइम के बाद ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता ना भाई। टाइम तो लगातार भाई, यहाँ तक का टाइम सपोज करो कि यहाँ तक की जर्नी का टाइम t1 था,
ठीक है। और यहाँ तक कितना हो गया, T2 टाइम हो गया, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा लगातार। ग्राफ ये कह रहा है कि T1 टाइम तक डिस्टेंस इंक्रीज हुई, ठीक है, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सही है। फिर उसके बाद T1 से T2 टाइम तक डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, डिस्टेंस कम कैसे हो सकती है? आप कहीं पर भी हो, आप अपने घर से स्कूल गए तो स्कूल से वापस घर आते हो तो डिस्टेंस तो दोनों साइड की कैलकुलेट होती है ना, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है दोनों साइड की कैलकुलेट होनी है वहाँ पे। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो हाँ पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता उस सिचुएशन में, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ गया और वापस लौट के यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो पॉसिबल है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तुमने कुछ कदम बढ़ाए चाहे आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, तो भैया डिस्टेंस तो एड ऑन होगी, कम नहीं हो सकती कभी भी। तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है। एक और ग्राफ कैसे पूछ लेते हैं, ऐसा बना के पूछ लेते हैं कि इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट हुआ और घूम के ऐसे आ गया, है ना। ये एक्सटी ग्राफ की बातें कर रहा हूँ, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन लेना। तो इस तरह से ऐसे एक आपको लूप बना के दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो देखो बड़ा अजीब सा ग्राफ है। टाइम है ना, ऐसे पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर वापस डिक्रीमेंट होकर टाइम पीछे की तरफ आ गया, यानी आप वापस पास्ट में चले गए। भाई अगर ऐसा होता तो तुम 3-4 महीने आगे अगर निकल गए, तुम्हें टाइम कम लग रहा है, तुम वापस टाइम को रिवाइंड करके फिर से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते, कहते कि भैया कल को मेरा एग्जाम है, मेरी तो प्रिपरेशन नहीं है, मुझे अब 10 दिन का टाइम और चाहिए, तो टाइम को बैक में ले जाते। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, हम इंसान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस देखो दो दो गड़बड़ है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है पहले डिस्टेंस का, उसके बाद टाइम वापस डिक्रीज हो गया, वापस घूम के वहीं आए ना, तो टाइम वापस बैक में पास्ट में चला गया, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी लॉजिक क्या है कि एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, देख रहे हो ना, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट की दो सिचुएशन है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है? ऑब्वियसली बात है, आप लोग हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक जगह पे ही तो प्रेजेंट हो सकते हो। मैं ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर बंदा है 9 बज रहे हैं सुबह की, ये इस जगह पे भी है, ये आगरा में भी है और ये बंदा दिल्ली के अंदर भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली बात है इंसानों में तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ टोटली इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो होप कि समझ में आई होगी बात कि हाँ ग्राफ बड़े इंटरेस्टिंग है भाई। देखो डिपेंड करता है तुम कितना उस चीज़ को रुक के समझते हो, ग्राफ रटने वाले नहीं है, जहाँ ग्राफ को रटोगे तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा ग्राफ से। तो ग्राफ को तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो, पढ़ो क्या सिचुएशन दे रखी है, क्या ये हो सकता है, वैल्यूज़ लेके देखो, रफ उसमें कुछ बना के देखो कि अच्छा ये T1 टाइम है, इसमें इतना डिस्टेंस चले, तो मतलब खुद से दिमाग मारो थोड़ा सा एंड यू विल गेट वेरी वेरी इजी। ग्राफ बहुत आसान होते हैं हमेशा के लिए, पर थोड़ा दिमाग तो शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो थोड़ा सा और देखते हैं क्या है इसमें। अभी आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ए और बी दो चीज़ दे रखी है, दोनों की स्पीड का रेशो पूछ रहा है, क्या स्पीड निकाल सकते हो? हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड देती है। ए ने कितना एंगल बनाया हुआ है 60 का, बी ने कितना बनाया हुआ है 30 का, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू, ए वाले की स्लोप कैसे निकालूंगा, मतलब स्लोप से 10 आपको वेलोसिटी या स्पीड मिलती है ना, तो 1060 ए वाले ने 60 बनाया हुआ है, अपॉन में बी ने कितना बनाया हुआ है 30। तो ये समझ में आया ना कि 10 क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से स्पीड मिलती है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रखा है उस पर 10 चला देते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, 1060 √3 होता है, और 1030 1/√3 होता है, तो √3 कितना हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो 3:1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे इसको निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 4-5 गाड़ियाँ दी थी उसने, 4 गाड़ियाँ दे रखी हैं ABCD, ये किसी लेवल रोड पे चल रही है। लेवल रोड का मतलब तिरछी मिर्ची रोड नहीं है, बिल्कुल फ्लैट रोड है। उनका ग्राफ दे रखा है, पूछा क्या है, ये ऑप्शन ऐसे हैं, ए इज़ फास्टर देन डी, बी इज़ स्लोवेस्ट, ऐसे कुछ है। चलो देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट करती है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी है, सी की है, तो सी सबसे फास्टेस्ट कार हुई। सबसे कम स्लोप किसकी है, बी की है, तो बी सबसे स्लो हुई। तो यानी सबसे स्लो कार बी है, उससे फास्ट कार ए है, उससे फास्ट कार डी है, और सबसे फास्ट कार कौन सी है, सी है। Because we can write here, because the slope of distance time graph gives us speed. Since the slope of C is highest, that's why the speed of car C is highest, and the slope of graph B या car B is lowest, hence the speed of graph car B is lowest. अब देख लो, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो जो आपको लगे। इसने बोला है कार ए फास्टर है डी से, देखना ए कहाँ है डी कहाँ है, ए नीचे है डी ऊपर है ना, डी वाली कार फास्ट है ए के कंपैरिजन में, कि डी वाली की स्लोप ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, कार बी इज स्लोएस्ट,
कार भी स्लोएस्ट है, हाँ यही ऑप्शन ठीक हो गया भाई, कार भी सबसे नीचे है ना, सबसे कम एंगल बना रखा होगा, स्लोएस्ट है। और भी पढ़ लो वैसे फिर तो, कार डी इज फास्टर देन सी, कार डी सी से फास्टर है ना, सी सबसे फास्टर थी ना, गलत हो गया। सी इज़ द स्लोएस्ट, सी सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा एंगल बना रखा है, जितना ज़्यादा एंगल उतनी ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा स्पीड, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। तो गिनती के क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन करना सीख लो, ताकि क्वेश्चन जब चेंज हो ना तब भी तुम्हारे आंसर्स आ जाएं आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करोगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ग्राफ ढूंढोगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, देख लो कैसे करना है। एक्सटी प्लॉट दे रखा है वन डायमेंशनल मोशन में, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शॉन। ये जो 1, 2 और 3 है ना, ये टाइम स्लॉट इक्वल इंटरवल वाला है, आपको बताया भी था अभी लास्ट में करके, इक्वल दो टाइम इंटरवल मैंने लिए थे वहाँ पे। पूछा है किस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी और किस में एवरेज स्पीड लीस्ट होगी। अब ज़रा दिमाग लगा के बताओ कि जो वी एवरेज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड का जिक्र हो रहा है, तो एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस, तो आई विल से दैट्स अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो पूछा है कौन से टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड हाईएस्ट है। अब टाइम स्लॉट तो तीनों की तीनों बराबर है उसने बोला है, तो अगर मुझे ये पता करना है कि एवरेज स्पीड किस में ग्रेटेस्ट किस में लोएस्ट है, तो बस मुझे क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस से ट्रेवल देखनी पड़ेगी कि किस टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा चला है और किस टाइम इंटरवल में सबसे कम चला है। जब बात डिस्टेंस की करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता, जैसे ग्राफ नेगेटिव में भी जा रहा है तो मैं उसको कंसिडर कैसे करूंगा, मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा उसका, मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि डिस्टेंस की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो मैं डिस्टेंस चेक करता हूँ रफली बना के, रफली ग्राफ से देख लेना यूं ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं कि इतनी डिस्टेंस आई जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट के लिए देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी भाई, ये बहुत छोटा इंटरवल है। टाइम 2 वाला देख लो, पहले वाले टाइम इंटरवल में तो थोड़ी सी डिस्टेंस आई भी है, दूसरे वाले टाइम इंटरवल में कितने पास वैल्यू में, तो यहाँ पे अच्छे से बनाओगे ना आप तो यहाँ पे देखोगे कितना कम गैप आया है डिस्टेंस का, तो यहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, तो इसका मतलब इस वाले टाइम इंटरवल में सबसे कम एवरेज स्पीड होगी। तीसरे वाले में बना के देखो, ऐसे बनाना अगर आया ना तो क्वेश्चन करने आएंगे भाई। यहाँ पे पॉइंट, तो दूसरा कहाँ पे, दूसरा काफ़ी नीचे है, देखो यहाँ पे तो इतनी सारी डिस्टेंस आ गई है। तो थर्ड वाले टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब मुझे नेगेटिव है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ भाई, मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू मान के चलूँगा। तो थर्ड वाले इंटरवल में टोटल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, सेकंड वाले इंटरवल में टोटल डिस्टेंस सबसे कम है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आंसर अपने, तो यहाँ पे आंसर हमारा ऐसे ही आ जाएगा सॉल्यूशन में। तो क्या लिखेंगे, सिंस इन इंटरवल 2 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लोएस्ट, ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करिए इस इंटरवल में, एंड इन इंटरवल विच वन 3 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करिए थर्ड वाले में, हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करिए बाकियों के कंपैरिजन में। समझ में आ गई ना बात। देयरफॉर वी एवरेज स्पीड इज लोएस्ट इन इंटरवल 2, है ना, एंड एवरेज स्पीड इज हाईएस्ट इन विच इंटरवल, इन इंटरवल 3, ठीक है भाई। तो एवरेज स्पीड की स्टोरी फिनिश हो गई। अब क्या पूछा है, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे तो x पॉजिटिव में है 1 और 2 इंटरवल वाले में, तीसरे इंटरवल में x नेगेटिव में चला गया, तो सीधी सी बात है जहाँ पे x नेगेटिव में चला गया तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट माइनस का आएगा। भाई यहाँ पे इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसमें डिस्प्लेसमेंट माइनस का है, तो इन दोनों में एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, इन दोनों में एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसको नेक्स्ट पार्ट मान लेते हैं, तो इन इंटरवल 1 and 2 डिस्प्लेसमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, सो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। और जब बात करी इंटरवल 3 की, तो इसको भी कैसे लिख लोगे, इन इंटरवल 3
इंटरवल 3 की जब बात करी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा है इंटरवल 3 में, माइनस वाली साइड पे चला गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, सो एवरेज वेलोसिटी भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इसको जगह इतनी नहीं है, इज नेगेटिव। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझा पाया हूँगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेलता बिल्कुल, आप यही मान के चलो कि आपको बस ये वैल्यू ग्राफ को रीड करना है, जिसको आता है उसके लिए चुटकियों का खेल है पूरा क्वेश्चन। कहीं पे डाउट हो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपके पास वीडियो तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, 3.14 वाला क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी में देख लेना, दे रखा होगा ये। चलिए 3.2 पे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट सा इजी सा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ है, काफ़ी सारी बातें पूछी हुई हैं, कैसे कैसे इस चीज़ को देखेंगे, बहुत इजी वे में है। पहले ध्यान से पढ़ लो, द पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी एक तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पोजीशन वैसे लोकेशन होती है कि मैं यहाँ पे हूँ तो दूसरा बंदा मेरे से कितनी डिस्टेंस पे है। अक्सर पोजीशन टाइम ग्राफ का जिक्र वो तब करते हैं जैसे मैं अपने घर पे हूँ और सामने मुझे मार्केट की तरफ जाना है, तो वहाँ पे बोल देते हैं। बाकी ये बिल्कुल एक्सटी ग्राफ की तरह ही ट्रीट होते हैं, कोई खास नहीं है इसमें बात। दो बच्चों के लिए ए और बी दो बच्चों के नाम हैं, तो उनके एक्सटी ग्राफ ड्रॉ की गए हैं। चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम दियर स्कूल ओ, उनका स्कूल यहाँ पे है ओ पोजीशन पे, ओरिजिन पे, टू दियर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, उनके घर यहाँ पे हैं पी और क्यू पे। तो डिस्टेंस वाली एक्सिस पे घर दिखा रखी है ना, यानी ओ से पी तक जाऊंगा तो पहले बंदे का घर आ जाएगा ए वाले का, और ओ से क्यू तक जाऊंगा तो दूसरे बंदे का घर आ जाएगा बी वाले का। तो ए वाले का होम है पी, बी वाले का होम है क्यू। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, तो ये ब्रैकेट में करेक्ट एंट्रीज शो करनी है, कौन सी ठीक है। देखो जैसे क्या बोला है, ए पार्ट में ए स्लैश बी, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी, यानी ए या बी में से कौन लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी या ए। यानी ऐसे हो सकता है दो पॉसिबिलिटी की, ये या तो ए क्लोज़र रहता हो स्कूल के अपने घर से, या फिर बी स्कूल के क्लोज़र रहता हो अपने घर से, तो कोई एक चीज़ आएगी। देखो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, अगर ओ से डिस्टेंस नापने की कोशिश करूँ तो सर ये वाली डिस्टेंस छोटी है और ये वाली डिस्टेंस बड़ी है, यानी ओ से क्यू वाली डिस्टेंस बड़ी है, और क्यू पे किस बंदे का घर था, क्यू पे घर था बी वाले का, तो उसका मतलब बी वाला अपने स्कूल से ज़्यादा दूर रहता है। क्लोज़र कौन रहा, जो जिसका घर कहाँ पे था, पी पे था, पी पे घर किसका था, ए का था, तो यानी ए वाला बंदा पास रहता है स्कूल से और बी वाला बंदा दूर रहता है। तो क्या आएगा, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, तो यहाँ से ए और यहाँ से बी। आंसर देखो कैसे लिखोगे, ओ क्यू ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको साफ साफ ओपी से, इट मीन्स ए लिव्स क्लोजर, तो ए वाला बंदा, भाई ये घर पास में है ना, किसका घर है, ये ए का है, तो ए वाला बंदा पास रहता है, बी वाला बंदा दूर रहता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट में ए और बी जो भी है स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन ए, दोनों में से कौन बंदे ने जल्दी चलना शुरू कर दिया स्कूल से, तो स्कूल यहाँ पे है, टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना। ए वाले का ग्राफ तो जैसे ही स्कूल है यहाँ पे तुरंत टाइम टी इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो गया। बी वाले बंदे का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी जो बी वाला पर्सन था वो कुछ सेकंड लेट चला होगा, मान लिया हो सकता है भाई 10 सेकंड लेट चला, मेरे को नहीं पता ये टाइम। भाई ए वाले बंदे का ग्राफ तो यहीं से शुरू हो गया बिल्कुल टाइम टी इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाला जो बंदा था वो कुछ सेकंड के बाद चला, उसके बाद ग्राफ उसका स्टार्ट हुआ है। अगर ये दोनों ग्राफ यहीं से स्टार्ट होते तो दोनों एक ही टाइम पे निकले स्कूल से, बट ए वाला बंदा पहले निकल गया स्कूल से और बी वाला बंदा बाद में निकला, क्योंकि देखो ये कुछ गैप आ गया ना टाइम का, तो ये बाद में निकला है। तो कौन किसने जल्दी शुरू कर दिया चलना स्कूल से, ए वाले बंदे ने जल्दी शुरू कर दिया स्कूल से चलना। आंसर देख लो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, तो ए वाला बंदा स्कूल से जल्दी निकल गया। ओके, अब पूछे कौन फास्टर चल रहा है, अब तेज कौन चल रहा है, तेज चलने का मतलब स्पीड से लेना देना है यहाँ पे, भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा वो तेज चल रहा है, तो ये एक्सटी ग्राफ मेरे पास है। अब एक्सटी ग्राफ में मुझे ज़रा ये बता दो कि जो स्पीड का पंगा होता है वो कैसे पता लगता है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप से पता लगता है। अब किसकी स्लोप ज़्यादा नज़र आ रही होगी तुम लोगों को यहाँ पे, ये वाले ग्राफ की स्लोप ज़्यादा नज़र आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू ए वाले ग्राफ, तो बी वाले ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है, ए वाले ग्राफ की स्लोप कम है, तो यानी बी वाला जो बंदा है, बी वाला जो बच्चा है वो तेज़ चल रहा है किसके कंपैरिजन में, ए के, क्योंकि उसे पता है ए वाला बंदा तो पहले निकल चुका, उसका फ्रेंड तो एक स्कूल से पहले निकल चुका कि भाई तू लेट हो गया तो तेरे को जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, तो वो ग्राफ भी शो कर रहा है स्लोप ज़्यादा आ रही है, इसलिए बी वाले की स्पीड ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी वाले की स्लोप एक्सटी ग्राफ की ए से ज़्यादा है, इसलिए बी वाला, सो बी वॉक्स फास्टर देन ए। देखो कितने आसान आसान से आंसर है, लॉजिकली ये क्वेश्चन इसलिए है सो दैट ग्राफ रीड करना है। एनसीईआरटी का यहाँ क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपको ऐसे ग्राफ पढ़ने आ जाएं।
ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। अब ए और बी वाले बंदे घर पे सेम टाइम पे पहुंचे हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंचे हैं। देखो ये ग्राफ ना थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप होता है। ये ग्राफ एग्जैक्टली कैसा आएगा मैं थोड़ा सा बना देता हूँ उसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे ना रियलिटी में ये ग्राफ थोड़ा ठीक से इन्होंने बना नहीं रखा, मिसप्रिंट है वॉट एवर पता नहीं क्या है, तो ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे पास नज़र आ रहे हैं। अब देखो इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड हो गया तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टाइम स्लॉट वाला गैप खींच दो, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम स्लॉट वाला गैप खींच दो। अब देखो ज़रा, बी वाला बंदा अपने घर तक पहुँच गया, जो ये पी वाला बंदा था, ये पी वाला बंदा अपने घर तक अभी नहीं पहुँचा, ये घर तक पहुँचेगा आगे तक जाके, इस पॉइंट तक जाके अगर मैं बनाऊँगा तो ये घर तक पहुँचेगा। तो इसका मतलब मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन ये वाली आएगी। तो इतने टाइम पे जाके ये ए वाला बंदा अपने घर पे पहुंचेगा, और बी वाला बंदा घर पे कब पहुंच गया होगा, बी वाला बंदा घर पे यहीं पे पहुंच गया होगा। देखो यहाँ से जब स्लोप आपने बनाई यहाँ तक आ चुका है डेटा, तो इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो पर्सन बी है वो पहले पहुंच गया अपने घर पे। तो यानी वो दोनों अलग अलग टाइम पे घर पे पहुंचे हैं। कुछ जगह पे इसके आंसर देखोगे ना, कुछ बुक्स में गलत दे रखा है, वहाँ पे उन्होंने सेम टाइम दे रखा है। अब सेम टाइम बताओ कहाँ है, यहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ, यहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ, दोनों से लाइन ड्रॉ भी कर लोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ए वाला बंदा जो है वो कैसे है, वो ए वाला बंदा बाद में पहुंचा है, उसका टाइम स्लॉट बाद में है, और बी वाले का पहले आ गया। तो सेम टाइम पे नहीं पहुंचे, डिफरेंट टाइम पे पहुंचे हैं, तो आंसर इसका बी वाला सही होगा। ठीक है, चलो उसका भी आंसर आप आगे देख लेना। ए और बी ओवरटेक्स बी एंड ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। कितनी बार ओवरटेक किया? अब ओवरटेक कौन बंदा करेगा? अब सोचो, ए तो स्कूल से पहले निकल गया था, बी बाद में निकला, बी को याद आएगा अच्छा ए तो पहले निकल गया तो मुझे उसे ओवरटेक करना चाहिए। भाई जो पीछे से आ रहा होगा कोई बंदा वही तो ओवरटेक करता है, या आगे वाला पीछे वाले को ओवरटेक करता है? एक गाड़ी जा रही है तो तुम उस गाड़ी के पीछे जा रहे हो तो तुम तो ओवरटेक करोगे ना उस गाड़ी को, तो ऑब्वियस सी बात है कौन ओवरटेक करेगा? तो बी ओवरटेक करेगा ए को। ये तो समझ में आ गई बात, यहाँ पे बी आएगा, बी ओवरटेक्स ए, क्योंकि बी बाद में चला था स्कूल से, तो बी सोचेगा रास्ते में ही मिलेगा, मैं उसे ओवरटेक करूंगा। कितनी बार ओवरटेक करा? ग्राफ एक जगह कट हुआ है तो एक बार ओवरटेक करा उसने, तो वंस आएगा। देख लो आंसर्स दोनों के दोनों। ग्राफ ए और बी शोज दैट सेम टाइम पे, तो ये जो आंसर है ना ये आंसर प्रॉपर्ली वैलिड नहीं है। आप क्या लिखोगे? डिफरेंट टाइम वाला आंसर लिखोगे, क्योंकि कुछ बुक्स में ये आंसर दे रखा है बट वो सेम टाइम पे नहीं पहुंचे हैं, टाइम स्लॉट डिफरेंट आ रहा है। ये जो ग्राफ ड्रॉ करके दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग तो भाई टाइम स्लॉट हमारे पास डिफरेंट ही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग डिफरेंट आंसर ही बोलेंगे। अब बात आती है हमारे पास लास्ट वाले ई वाले पार्ट की। तो बी मूव्स लेटर देन ए, बी वाला बंदा देर से चला घर से, एंड हिज और हर स्पीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, और उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और ग्राफ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि बी वाले बंदे ने ए वाले को ओवरटेक करा है सिर्फ एक बार, क्योंकि एक जगह कटिंग हुई है उस ग्राफ की। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन ये पूरा हुआ। नेक्स्ट में अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ भाई तुमसे, ये क्वेश्चन ऐसे मान लो कि आपके एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ये स्कूल में मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है रिपीट करके। तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं? ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसको पहले स्किप कर दिया था, अब कराऊंगा इसको क्योंकि एक्सटी ग्राफ पढ़ा चुका हूँ। एक ड्रंकर्ड है ना, मतलब उसने पी रखी है। एक ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। अब जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो ऑब्वियस सी बात है, तुमने पढ़ रखा है, उसका जो हिंड ब्रेन है वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बॉडी पॉस्चर को संभाल नहीं पाता। तो 5 कदम वो बंदा आगे बढ़ाता है, 3 कदम पीछे बढ़ाता है, तो 5 आगे 3 पीछे, तो नेट कितने बढ़ाए उसने आगे की तरफ? 2 स्टेप तो बढ़े उसके आगे की तरफ। चलो ऐसे ही करते रह जा रहा है वो, फिर 5 स्टेप आगे बढ़ाता है, 3 स्टेप पीछे बढ़ाता है, ये चलती जा रही है कहानी, एंड सो ऑन। हर एक स्टेप 1 मीटर लेंथ का है, 1 मीटर के स्टेप रख रहा है, और 1 सेकंड में 1 स्टेप को रख देता है। ये बात भी उसने दे दी। हमें एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है इसकी मोशन का, और ये भी बताना है, ग्राफ तो प्लॉट कर ही देंगे। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जहाँ से उसने चलना शुरू करा था वहाँ से 13 मीटर के डिस्टेंस पे गड्ढा है, कितनी देर में वो बंदा गड्ढे में गिर जाएगा। अब कैसे बनाऊंगा इस चीज़ को, जरा देखो, ये ड्रंकर्ड बना लेते हैं, ये है ड्रंकर्ड पर्सन। ठीक है भाई, अब ये ड्रंकर्ड पर्सन जा रहा है, अब यहाँ पे है पिट, ठीक है, यहाँ पे है गड्ढा भाई, आगे रोड होगी जो भी है, तो दिस इज द पिट। उसकी स्टार्टिंग लोकेशन से ही पिट कितने डिस्टेंस पे है? 13 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्योंकि 13 मीटर के बाद अब जैसे ही सपोज यहाँ पहुँच के अगला कदम बढ़ाएगा तो नीचे गड्ढे में पहुँच जाएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि वो बंदा
5 स्टेप आगे बढ़ाता है। उस बंदे ने क्या करा, एक स्टेप आगे बढ़ाया, दूसरा स्टेप आगे बढ़ाया, तीसरा स्टेप आगे बढ़ाया, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ठीक है। ऐसे उसने 5 स्टेप बढ़ाए, 1 2 3 4 5। फिर 3 स्टेप वो बैकवर्ड ले जाता है, तो वापस 3 स्टेप बैकवर्ड ले जाता हूँ, तो पहला स्टेप बैकवर्ड, दूसरा स्टेप बैकवर्ड और तीसरा स्टेप बैकवर्ड। तो अब देखो ध्यान से, उसने चलना यहाँ से शुरू करा था, 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ, 2 स्टेप के बराबर, यानी 2 मीटर के बराबर, क्योंकि एक स्टेप में 1 मीटर चल रहा है वो। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। और हर एक में 1 सेकंड लग रहा है, ये भी बात ध्यान रखना। तो हुआ क्या, तो मैं ये मान सकता हूँ ना कि शुरू के 8 स्टेप में या शुरू के 8 सेकंड में, 8 स्टेप मतलब 8 सेकंड, शुरू के 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर का हुआ। तो इन फर्स्ट 8 सेकंड, शुरू के 8 सेकंड स्पेंड हो गए, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहा उस बंदे का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट रहा उस बंदे का अपने स्टार्टिंग लोकेशन से 2 मीटर। चलो भैया 2 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंचा, फिर उसने वही काम फिर शुरू कर दिया। अब यहाँ से 5 स्टेप फिर से फॉरवर्ड, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 3 स्टेप वापस कैसे, 3 स्टेप वापस बैकवर्ड। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, अब वो यहाँ पे आ गया। तो अब स्टार्टिंग लोकेशन से कितने डिस्टेंस पे है वो, कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, बल्कि ये बोलूँगा तो 2 पहले था, 2 ये हो गया, कितने मीटर हो गया, 4 मीटर। इतनी बात आप समझ जाओगे ना, यानी हर 8 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बन पा रहा है नेट। तो यहाँ पे अब क्या लिखूंगा इसके बाद नेक्स्ट में, इन फर्स्ट 8 सेकंड तो हो गया ना, इन फर्स्ट 16 सेकंड्स, तो 8 के बाद 16 सेकंड की बात हो गई, अगले 8 सेकंड और जोड़ दिए ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 और 2 4 मीटर का हुआ। ऐसे ही बढ़ाते रहो, अब ऐसे ही सेम फॉर्मेट में। इन फर्स्ट 16 के बाद नेक्स्ट में क्या होगा, 8 सेकंड और जोड़ दो उसके बाद, तो 16 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। इन फर्स्ट 24 सेकंड नेट डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें 2 मीटर और जोड़ो, 6 मीटर का हो गया है ना। अभी नहीं, गड्ढा तो 13 मीटर के डिस्टेंस पे था। इन फर्स्ट 24 में 8 और जोड़ो, 32 सेकेंड नेट डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। अब ज़रा दिमाग लगाना, अब ऐसे करते करते 32 सेकंड का टाइम बीत चुका है और वो 8 मीटर दूर आ चुका है इस जगह पे। मान लो 8 मीटर की डिस्टेंस बीत चुकी, मतलब 8 मीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी। अब वो बंदा यहाँ पे कहीं आ गया, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बस, ठीक है भाई, इस जगह पे कहीं पे आ गया। 8 मीटर डिस्टेंस बीत चुकी है, ट्रेवल हो चुकी है, और टाइम स्लॉट कितना लग चुका है, 32 सेकेंड टाइम बीत चुका है। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे बहुत लॉजिकल पॉइंट है, जैसे हमने निकालते रहे तो टोटल 32 सेकंड का टाइम बीत गया और 8 मीटर की डिस्टेंस ये पार करके यहाँ आ गया। अब इसकी हैबिट तो वही है, ये तो 5 कदम आगे बढ़ाता है, 3 कदम पीछे बढ़ाता है। अब होगा क्या, 8 मीटर पे यहाँ आ चुका, 13वें मीटर पे के बाद क्या गड्ढा है, तो अभी जब नेक्स्ट 5 स्टेप बढ़ाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप जैसे बढ़ाएगा तो 8 मीटर में 5 स्टेप यानी 5 मीटर और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 13 मीटर। और यानी कि वो सीधा कहाँ लुढ़क चुका हो, गड्ढे में। भाई मान लो आपको कैसा, गड्ढे में कहाँ गिरेगा, लास्ट में तो पहुँचेगा, जब लास्ट में पहुँच गया तो पैर ही फिसल जाएगा, फिर तो गिर ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, गलती बच्चे क्या करते हैं, अब वो इसमें भी 8 सेकंड जोड़ देंगे, वो कहेंगे 40 सेकंड। इन फर्स्ट 40 सेकंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर का। तो यहाँ गलती कर रहे हो भाई, अब यहाँ पे आप 32 सेकंड के टाइम में 8 मीटर चल चुके। अब वो बंदा अगले 5 स्टेप जब बढ़ाएगा यहाँ से, तो अगले 5 स्टेप यहाँ से उसने पहला स्टेप बढ़ाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्टेप में वो कहाँ हो जाएगा, गड्ढे के अंदर ही फिसल के यहाँ गिर जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी बची, 5 मीटर की डिस्टेंस बची या नहीं बची, मुझे बता दो। जब 8 मीटर चल चुका तो 5 मीटर के बाद यानी 5 स्टेप बढ़ाने के बाद कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, लुढ़क जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्या करूंगा, इसके बाद सिर्फ 5 सेकंड और जोड़ूंगा, तो इन फर्स्ट 32 में 5 जोड़ो, 5 सेकंड और जोड़ो, तो 37 सेकेंड्स। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर तो चल चुका था, अगले 5 स्टेप में 5 मीटर और, तो 13 मीटर का हुआ। एंड ही विल फॉल इनटू द पिट, ठीक है, वो गड्ढे में गिर जाएगा। हमें 30 मीटर तक की डिस्टेंस देखनी थी, तो कितने सेकंड लगे, तो टोटल टाइम कैसे लिखोगे, अगली लाइन में लिख लेना अपने आप। देयरफॉर इन टोटल 37 सेकंड्स, 37 सेकंड के दौरान वो बंदा गड्ढे में गिर जाएगा। तो यहाँ पे यही लॉजिकल पॉइंट था जो आपको समझना था। यहाँ पे 32 तक तो कहानी चलाते रहो, 8 मीटर जैसे ही पहुँचा, अब अगले 5 कदम तो उसको कहाँ पहुँचा देंगे, गड्ढे के कॉर्नर में, और लुढ़क जाएगा। भाई यहाँ पे जब अगले 5 कदम पे गड्ढे के कॉर्नर पे पहुँच के फिसल गया, तो बैकवर्ड स्टेप लेने की तो गुंजाइश ही नहीं बची ना, अब बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकता वो। तो ये कहानी ऐसे हैंडल की जानी थी, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ बड़ा आसान सा है, ग्राफ बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी।
तो कितना सिंपल समझा देता हूँ यहीं से ही। हुआ क्या था, शुरू के 5 स्टेप बढ़ाए, 5 मीटर बंदा पहुँच गया। तो शुरू के 5 स्टेप, 5 सेकंड का टाइम हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, टाइम तो सेम रहता है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड का टाइम हुआ होगा। तो शुरू के 5 सेकंड लगे, 5 स्टेप बढ़ाए, 5 मीटर पहुँच गया। 4 और 6 के बीच में 5 मीटर यहाँ पे होगा, तो 5 मीटर पहुँच गया। फिर वो 3 स्टेप पीछे बढ़ाता है, 3 स्टेप पीछे बढ़ाएगा, तो अब 3 स्टेप पीछे बढ़ाए तो वापस कितने में आ गया, 2 मीटर पे आ गया। देखो ये जगह 2 मीटर वाली है ना ये पॉइंट, तो वापस 2 मीटर पे आ गया। तो यहाँ पे टाइम स्लॉट कितना स्पेंड हो चुका होगा, 5 और 3 8, 8 सेकंड का टाइम स्पेंड हो चुका। शुरू के 8 सेकंड खप चुके, और वो कितने नेट डिस्प्लेसमेंट पे है, 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे है। फिर यहाँ से उसने 5 स्टेप और बढ़ाया आगे की तरफ, तो अब 2 में 5 और जोड़ो 7 आएगा। देखो 7 कहाँ आएगा, 6 और 8 के बीच में। तो उस तरह से मैंने ग्राफ बनाया फिर से, ठीक है। और टाइम कितना स्पेंड हो चुका होगा, 8 में 5 जोड़ दो तो 8 और 5 कितने होते हैं, 13 सेकंड होते हैं, है ना। ऐसे बनाते जाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 स्टेप बैकवर्ड करे तो 7 में से 3 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे, 4। तो वापस 4 पे आ गया ये। और 3 सेकंड ऐड करो उसमें अब, और 3 सेकंड ऐड करके कितने होंगे, 16 हो जाएंगे। फिर बंदे ने क्या करा, फिर से 5 स्टेप आगे बढ़ाए। फिर 5 स्टेप आगे बढ़ाने के बाद 3 स्टेप पीछे बढ़ाए, फिर 5 स्टेप आगे, फिर 3 पीछे, फिर 5 स्टेप आगे। अब इसके बाद जब ये जो लास्ट पॉइंट था, ये हो गया गड्ढे पे गिरने वाला पॉइंट, और बंदा यहाँ पे टाइम स्लॉट कितना हो चुका था, 37 सेकंड का, बेचारा लुढ़क गया गड्ढे के अंदर। अब उसको वापस बैक करने का, वापस आने का टाइम ही नहीं मिला। तो होप कि आपको एक ग्राफ समझ में आना चाहिए। बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का थियोरेटिकल डेटा तो मैंने आपको सारा यहाँ समझा दिया पूरा लॉजिकली। अब जितना अच्छे से बना के करना चाहो उसको समझ के कर लेना। अब इसके बाद जो ग्राफिकल पोर्शन है वो यहाँ समझा दिया है, दैट्स इट। तो पूरा प्रॉपर ग्राफ बना हुआ है, लास्ट 37 सेकेंड तक बना रखा है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ये भी अच्छा सही क्वेश्चन है। ए वुमेन स्टार्ट्स, एनसीईआरटी से हैं सारे क्वेश्चन ये। ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, सुबह 9 बजे एक वुमेन अपने घर से चलती है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है एक स्ट्रेट रोड पे अपने ऑफिस की तरफ। उसका ऑफिस है 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। सपोज करो कि यहाँ पे घर था उसका, होम, और यहाँ से यहाँ पे उसका ऑफिस था, ठीक है, ये ऑफिस हो गया। डिस्टेंस कितनी थी, 2.5 किलोमीटर की थी। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई, ये ना तो घर चल के जाएगा ना ही ऑफिस चल के जाएगा कहीं पे। तो ऑफिस भी अपनी जगह रहेगा, घर भी अपनी जगह रहेगा, तो 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। जाते वक्त स्पीड कितनी थी इस वुमेन की, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जाते वक्त स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और वापस उसके बाद क्या हुआ, वो ऑफिस में शाम 5 बजे तक रही, ठीक है। और फिर वापस आई एक ऑटो लेके, और ऑटो लेके आई तो ऑटो की स्पीड तो ज़्यादा होगी पैदल की कंपैरिजन में। तो जब वो वापस आई शाम को 5 बजे ऑफिस से निकली, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घर की तरफ चली। तो आपको प्रॉपर स्किल्स यूज़ करते हुए इसकी मोशन का एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक्सटी ग्राफ के लिए आपको टाइम वाइम पता होना चाहिए ना भाई। सुबह 9 बजे तो घर से निकली, ये तो निकाल लो कि 9 बजे घर से निकलने का ऑफिस कितनी देर में पहुंची है वो, चलो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, फ्रॉम, पहला लॉजिक चलाते हैं, फ्रॉम होम टू ऑफिस। होम टू ऑफिस सुबह 9 बजे निकली थी, कितनी स्पीड से चली थी, तो स्पीड उसकी जो कांस्टेंट स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आवर की थी। 2.5 किलोमीटर उसे चलना था, तो टाइम निकाल लो। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम ये आ गया। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस सर, 2.5 किलोमीटर चलना था उसको, कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब सॉल्व करोगे 2.5 से 2 बार कट जाएगा तो हाफ आवर आ जाएगा, है ना। हाफ आवर आने का मतलब क्या, 30 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 30 मिनट आने का मतलब क्या हुआ, तो 9 बजे अगर वो चली थी अपने घर से, तो 9:30 बजे के आसपास वो अपने ऑफिस पहुंच गई होगी, ठीक है। देयरफॉर एट 9:30 AM शी रीच्ड टू हर ऑफिस, ठीक है भाई, अपने ऑफिस 9:30 बजे पहुंच गई। अब 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक वो ऑफिस में अपना वर्क करती रही। जैसे ही 5 बजे उसने बैग उठाया, अपना ऑफिस से बाहर एक ऑटो लेके वापस घर की तरफ आ गई। तो अब जर्नी स्टार्ट होती है हमारी फ्रॉम ऑफिस टू होम, फ्रॉम ऑफिस टू होम। जब वो ऑफिस में रही होगी तब तो उसकी जो एक्सटी ग्राफ में डिस्टेंस आएगी वो कांस्टेंट आएगी ना भाई। घर से चले तुम 9 बजे, 9:30 बजे यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। ऑफिस में जाके तो वो बैठ गई, वहाँ पे 2.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन रहेगी। वापस लौट के जब आएगी अपने घर की तरफ, तो वापस लौट के आएगी तो उसको भी बना लेंगे आराम से। तो लास्ट में आना घर पे ही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। खैर देखो,
फ्रॉम ऑफिस टू होम। तो फ्रॉम ऑफिस टू होम की जब बात हो रही है तो जो भाई चल के उसे कितना आना था, अब की बार ये टाइम T1 था, तो अब की बार सपोज करो कि टाइम T2 निकाल लो। तो T2 अब की बार टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो 2.5 किलोमीटर वापस आना था। भाई घर और ऑफिस तो अपनी जगह पे रहेंगे ना, तो 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आते वक्त वो ऑटो लेके आई, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो वाला चला रहा था। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगाओगे तो 1/10 आवर आ जाएगा। 1/10 आवर मतलब आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट अपॉन 10, तो मतलब 6 मिनट लगे उसे सिर्फ वापस लौट के घर पे आने में। उसका मतलब देयरफॉर 5 बजे निकली थी, तो 5:06 पे 5-6 PM शी विल बी एट हर होम। शी विल बी एट हर होम। तो शाम को 5:06 पे अपने घर पे वो बैठी होगी। ये बात समझ में आ गई ना। तो अब इस चीज़ को प्लॉट कर दो ग्राफ में, खत्म कहानी। मैं देखो सबसे पहले 9 बजे चली, तो 9 बजे से शुरुआत करूंगा, 9:30 बजे अपने घर पे पहुंच गई। उसके बाद घर पे रही, तो उसके बाद सॉरी ऑफिस में रही, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और वापस 5:06 पे अपने घर पे वापस आ गई। तो देखो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सुबह 9 बजे चली, देखो टाइम एक्सेस डिस्टेंस एक्सेस। तो यहाँ से सुबह 9 बजे चली, तो 9 बजे चल के जब वो 9 बजे पहुँची चली यहाँ से, तो यहाँ से चलते चलते पहुँची यहाँ से अपने ऑफिस 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस ने ट्रैवल करी। और टाइम कितना हो गया कवर, टाइम हो गया 9:30 बजे का। तो 9:30 आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे 9:30, ठीक है। उसके बाद वो 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑफिस में रही, तो उसके डिस्टेंस घर से 2.5 किलोमीटर की कांस्टेंट है ना, तो स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद ऑफिस से निकली तो 5:06 पे वो वापस आ गई। वैसे देखो यहाँ पे ग्राफ में ना ये जो गैप है थोड़ा इलॉजिकल सा बना रखा है। मैं एक रफ ग्राफ बना के दिखाता हूँ, उस तरह बनाना है। यहाँ पे गैप ज़्यादा है, क्यों भाई, यहाँ तो आधा घंटे का टाइम इतना सा है, यहाँ 6 मिनट का टाइम इतना ज़्यादा बना रखा है। तो ऐसे ना बनाना, आप ऐसे बनाना इस ग्राफ को कि 9 बजे से शुरुआत हुई और ये लड़की ऐसे पहुँची ऑफिस, ठीक है। इस तरह बनाना ज़्यादा आसान लगेगा। तो 9:30 पे वो ऑफिस पहुंच गई। यहाँ पे कितना था, 9 बज रहे थे, तो 9 बजे चली घर से, 9:30 ऑफिस पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लड़की ऑफिस में रही। डिस्टेंस कितनी थी ऑफिस के, 2.5 किलोमीटर की थी। तो एक्सटी ग्राफ में कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे चली वो, मतलब उसकी जो डिस्टेंस थी घर से वो कांस्टेंट रही जब तक वो ऑफिस में रही। शाम 5 बजे तक वो अपने ऑफिस में रही, तो यहाँ पे 5 बजा दो। उसके बाद वो ऑफिस से घर के लिए निकली, तो 6 मिनट के अंदर अंदर वो वापस आ गई। तो यहाँ पे स्टीप करवाएगा काफ़ी, यहाँ पे सिर्फ छोटा सा गैप है ना, ये टाइम का कितना है, 5:06 वाला गैप है। तो आप इसके हिसाब से बनाना, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा नजर आना चाहिए। भाई आधा घंटे का गैप है, आपको जाने में आधा घंटा लगा था, वापस आने में 6 मिनट लगे हैं। तो दिस गैप शुड बी क्लियरड, ये विजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से ना बनाना, यहाँ पे ग्राफ में गैप में काफ़ी गड़बड़ दे रखी है, तो इस तरह से सही करके इसको ग्राफ को बना लेना। बाकी किलोमीटर सेकंड वेकंड जो लिखे हैं उसको लिख लेना यहाँ पे। तो ऐसे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन बनेगी भाई, जिगजैग नहीं बनेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे हम लोगों ने ये प्रॉपरली क्वेश्चन कर लिया और हमने फाइनली अपना आंसर बता दिया। तो इस तरह से पूरा एक्सटी ग्राफ इस लड़की के मोशन का बना दिया हम लोगों ने, ठीक है भाई। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, पूछा कौन सा ग्राफ गलत है, एक्सटी ग्राफ है। एसटी मतलब एक्सटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कौन सा नहीं हो सकता, ये हो सकता है हाँ, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ऐसे इंक्रीमेंट ऑर्डर में बताया था, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब पहले धीरे धीरे ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी स्पीड डिक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, डिस्टेंस चेंज होने लगी। तो सब पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है हमारे पास, ये भी पॉसिबल है, ये भी। ये पॉसिबल नहीं है, आपको बताया था टाइम रुक गया भाई, टाइम एक पॉइंट पे रुक गया, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये थर्ड वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे के सारे ग्राफ यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो कहानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब आपके ऊपर आप इस चीज़ को कितने अच्छे से पढ़ के और क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस कराए हैं बहुत अच्छे से उनको समझ के पढ़ के कर लेना, क्योंकि ये बहुत सॉलिड बेसिक फाउंडेशन है जो आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगी, चाहे 11th हो चाहे 12th हो आपकी। तो नेक्स्ट जब क्लास आएगी तो हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा, और जो बहुत अच्छे अच्छे कुछ क्वालिटी के ग्राफ है उनकी क्वेश्चंस भी करेंगे।